तो हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। फटाफट के अंदाज में चलिए सीरीज आपका देख लेते हैं। हम क्वेश्चन का ग्रुप डी का जो सीरीज चल रहा है हम लोग का टेस्ट सीरीज 9वां है और यह साइंस का स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सेट प्रैक्टिस एंड सॉल्यूशन दोनों इसको मान के चल सकते हैं और सिलेबस आधारित। देखिए इसमें नॉमरिकल भी हम डालने का कोशिश कर रहे हैं, नॉमरिकल भी डाल रहे हैं, साइंस का हर तरह का क्वेश्चन इसमें हम डालने का कोशिश कर रहे हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, यानी 25 क्वेश्चन में, हर दिन के 25 क्वेश्चन में हम हर सब्जेक्ट साइंस का ऐड करने का कोशिश करें। तो एक लाजवाब सेट का सॉल्यूशन है, लाजवाब सेट है आपके लिए। इसको खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और खुद ही इसको देख भी सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कितने अच्छे तरीके से दे रहे हैं। इसको लेने का प्रयास कीजिए, इसको देखने का प्रयास कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आपके पास वीडियो जाता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, केसरिया कंपटीशन का हिस्सा बनिए, इसको आगे बढ़ाइए और हम और आप भी इसके जरिए आगे बढ़िए। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि हम एग्ज़ाम की परिस्थिति को जानते हैं, एग्ज़ाम किस तरीक़ा से ग्रुप डी का लिया जाता है। बहुत सारा एग्ज़ाम हमने दिया है तो बहुत सारे परिस्थिति को भी हमने देखा है। हमने बड़े एग्ज़ाम से लेके छोटे एग्ज़ाम को भी दिया है और फिर कहीं ना कहीं मुझे देख ही लीजिएगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हुए भी मैं नज़र आ जाऊंगा। तो आप इसका सॉल्यूशन देखने का कोशिश कीजिए कि हम कितना आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं इस सॉल्यूशन के लिए। तो देखते हैं आज का पहला हमारा मोटो जो है, हमारी परिस्थिति ही हमारा मोटिवेशन है। इसके साथ हम शुरू करते हैं क्योंकि हम अपनी परिस्थिति को अगर जिस दिन समझ जाएंगे तो वह हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। इसके अलावा दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी मोटिवेटर हमें मोटिवेट नहीं कर सकता है और खुद से ज़्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता है। तो चलिए पहला सवाल आज का देखते हैं। पहला सवाल है, क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत देश होगा जो 2023 विश्व कप की मेजबानी अकेले भारत देश में किया जाएगा। अभी तक भारत ने 3 बार विश्व कप की मेजबानी, पुरुष विश्व कप की मेजबानी किया था, लेकिन देशों के अकेले देश भारत नहीं था, मिल कर मेजबानी किया था। लेकिन 2023 में यह पहला बार ऐसा होगा जब भारत अकेले पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। क्लियर? आप देखेंगे विश्व कप की, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और यह इंग्लैंड में खेला गया था। इंग्लैंड में 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। अब देखेंगे थोड़ा सा, सबसे ज्यादा बार इस क्रिकेट विश्व कप को जीतने वाला, ज्यादा बार विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऐसे सवाल भी पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया रहा है अभी तक 5 बार इस विश्व कप को जीतने वाला देश। क्लियर है? अब देखेंगे 2019 का दृष्टिकोण अगर डाल लेते हैं, 2019 में प्रत्येक 4 साल पर चूंकि विश्व कप का आयोजन किया जाता है क्रिकेट विश्व कप का, 2019 का विश्व कप जो हुआ था वो इंग्लैंड प्लस वेल्स में इसका आयोजन किया गया था। इसका फाइनल जो हुआ वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। फाइनल जो हुआ था वह इंग्लैंड प्लस न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। क्लियर है? और इसका विजेता जो रहा वो इंग्लैंड ही रहा था। इसका विजेता टीम जो रहा 2019 का विजेता टीम इंग्लैंड रहा। अतः वर्तमान समय में क्रिकेट विश्व कप का चैंपियन देश जो है वह इंग्लैंड है। भारत की परिस्थिति पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो भारत क्रिकेट विश्व कप में कहां स्थान पर रहा है? 2011 का, अभी हाल ही में 2011 का विश्व कप भारत ने जीता है। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत के द्वारा 11 का विश्व कप जीता गया था। जबकि इसके अलावा भारत ने 1987 ईस्वी में भी कपिल देव की मेजबानी में, कपिल देव की अगुवाई में, कैप्टेंसी में भारत ने विश्व कप जीता था। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश वेग में अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। थोड़ा सा सभी पर ध्यान दे लेंगे। ये होता है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हीरा में प्रकाश की चाल होता है। जल में प्रकाश की चाल देखेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।
कांच में अगर प्रकाश की चाल देखेंगे तो 2 गुने 10 टू द पावर 8 2 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। क्लियर। प्रकाश के बारे में थोड़ी सी बातों को और ध्यान देंगे। प्रकाश के बारे में थोड़ी सी बात और ध्यान देंगे। लिखेंगे प्रकाश के बारे में थोड़ी सी बात को ध्यान देंगे तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच पाया जाता है। इसका तरंग दैर्घ्य की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह किसने कहा था? मैक्सवेल ने कहा था। मैक्सवेल ने कहा था। सारा टर्म को याद रखिएगा, मैक्सवेल ने कहा था। और प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा? तो प्रकाश के वेग को रोमर नामक विद्वान के द्वारा पहली बार मापा गया था। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो था वह किसके द्वारा दिया गया था? तो हाइगेंस नामक विद्वान ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बात क्लियर है? बढ़े आगे, इतना से काम चल जाएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। चलिए, तीसरा सवाल है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उपयोग की जाने वाली धातु के कार्य फलन की इकाई क्या होता है? तो सबसे पहली बात देखेंगे, यह कार्य फलन जो आपका दिया हुआ है, ये एक टर्म दिया हुआ है, कार्य फलन। यह क्या होता है? तो ऊर्जा की एक माप होती है। ऊर्जा की एक माप होती है। और हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का कोई भी रूप हो, ऊर्जा का कोई भी रूप हो तो ऊर्जा का क्या है? कार्य फलन एक रूप है, क्योंकि ऊर्जा की एक माप है तो एक रूप ही है। तो कोई भी रूप हो उसे हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? कोई भी रूप का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो हम इसको जूल कहेंगे। फिर से ध्यान देंगे, ऊर्जा की एक माप होती है या कार्य फलन, और पूछ रहा है कार्य फलन की इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की कोई भी रूप होता है उसका मात्रक जूल होता है, अतः कार्य फलन का मात्रक भी जूल होगा। न्यूटन देख लेते हैं, बल का मात्रक होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है, जबकि हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। क्लियर है? चलिए, जेट प्लेन की सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट प्लेन जो होता है ना, वो एक्शन रिएक्शन न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित होता है, जिसमें एक्शन रिएक्शन क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया। कोई भी आपको एक गाली दे दिया, एक तबला मार दिया, तो बदले में अभी क्या कीजिएगा? रिएक्शन में आप भी उसको उस तरीका का बिहेव कीजिएगा। एक गाली देगा, आप 4 गाली भून दीजिए उसको। आपको एक तबला मारा, 4 तबला मार दीजिए, क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो एक्शन किस नियम में आ जाएगा? न्यूटन के तृतीय गति नियम में आ जाएगा। क्लियर है? जब हम नदी से नाव पर उतरने लगते हैं तो उतरते समय किनारे पर जब आते हैं तो कूदने लगते हैं, तो हमारे पैर से नदी के नाव पर एक प्रकार का फोर्स लग जाता है। क्लियर है? नाव जब हम पर फोर्स लगाती है तो हम आगे जाते हैं, और जब आगे हम कूदते हैं तो मेरे पैर के द्वारा भी एक बल लगता है, और वह बल नाव को पीछे ठेल देता है। तो वह एक्शन रिएक्शन का ही प्रकार होता है। घोड़ा सड़क पर चलता है तो हमारा सड़क जो होता है, धरातल जो होता है, वो घोड़े के टप्पे पर एक रिएक्शन लगाता है, जिसके कारण से घोड़ा आगे बढ़ता जाता है। क्लियर है? दो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है भौतिक जीवन में। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो बल का परिमाप निकलता है। बल का परिमाण निकलता है, जिसे हम लोग F बराबर ma के रूप में जानते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? और एक चीज याद रख लेंगे कि
साइकिल चलाना न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर आधारित होता है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। साइकिल का चलाना न्यूटन के द्वितीय गति नियम पर, ना कि तृतीय मान लीजिएगा एक्शन रिएक्शन का, द्वितीय गति नियम का प्रकार होता है। गति का पहला नियम क्या कहता है? गति का पहला नियम बल का परिभाषा निकल जाता है, बल की परिभाषा। कैसे? तो कहेंगे कि जब तक कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर न लगाएंगे तो वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है। जबकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नियम क्या कहता है कि F बराबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? इसको तो दो ऑप्शन ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, छाड़ दीजिएगा, क्योंकि पीएच मान कितना होता है अम्लीय वर्षा का, यानी अम्ल होना चाहिए, तो 7 रहेगा तो क्या होगा? उदासीन रहेगा। उदासीन रहेगा, कुछ भी रहे, कोई चीज रहे उदासीन रहेगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्या रहेगा? क्षारीय होगा। जबकि 7 अगर 5.6 से अधिक ले लेंगे तो 7 तो हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है, अतः ये भी ऑप्शन को हम देंगे छाट। क्लियर है? जबकि 5.6 को अगर हम इस हिसाब से अगर यदि जो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं। 5.6 से कम होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा का पीएच मान याद रखेंगे कि 5.6 से कम ही होता है। क्लियर है? तभी तो वह अम्लीय होगा। अब थोड़ा सा पीएच मान देखेंगे क्या होता है। तो पीएच मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? इस पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा किया गया था? पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन। कब किया गया था? 1909 ईस्वी में किया गया था। बात क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, छठा क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। क्लियर? भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है और मुंह में सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है। होता क्या है कि मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। अब इस 3 जोड़ी लार ग्रंथि से ना 2 प्रकार का एंजाइम सेक्रीशन होता है। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है म्यूसिन। दोनों का काम क्या होता है? टाइलिन जो होता है वह भोजन में आए हुए स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है, जबकि म्यूसिन जो होता है वह भोजन जो होता है जब स्टार्च का पाचन हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्च की मात्रा का पाचन होता है, तो म्यूसिन क्या कहता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में जब दांत उसको बांट देता है तो म्यूसिन क्या करता है कि उस भोजन को लुगदी के रूप में लार के साथ मिला देता है। म्यूसिन क्या है? लार है। 2 जोड़ी लार ग्रंथि है तो लार ग्रंथि से म्यूसिन। अब यही म्यूसिन जो होता है भोजन को लुगदी के रूप में गोल बना देता है ताकि वह ओसोफेगस के माध्यम से नीचे पहुंच सके, ग्रास नली के माध्यम से वह नीचे पहुंच सके आसानी से। तो इसमें लार मिला हुआ होता है। भोजन को देखिएगा, चबाने के बाद निकाल के देखिएगा तो उसमें ढेर सारा लार मिला हुआ रहेगा और वह लुगदी के रूप में जमा हो जाएगा। वही है म्यूसिन एंजाइम का काम होता है वैसा करना। क्लियर? बात समझ में आया? अच्छा, छोटी आंत में भोजन का पाचन अंतिम रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। क्लियर? एब्जॉर्प्शन का काम यहीं पर होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। यह पीनियल ग्रंथि जो होती है ना वो हाइपोथैलेमस, ब्रेन का हिस्सा होता है, मस्तिष्क का हिस्सा होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है, इस हाइपोथैलेमस के बगल में ही पीनियल ग्रंथि मौजूद होता है। क्लियर है? और यह पीनियल ग्रंथि जो होता है मौजूद होता है, यह मेलाटोनिन एवं सेरोटोनिन, यह
पीनियल ग्रंथि जो होता है वह मेलाटोनिन और दूसरा सेराटोनिन का सेक्रीशन करता है। अब ये दोनों नीन का जो सेक्रीशन करता है ना, ये दोनों नीन है, तो नींद कोई कंट्रोल कर लेता है। क्या करता है? नींद को कंट्रोल कर लेता है। दोनों देखिए नाम याद रखिएगा, मेलाटोनिन और सेराटोनिन, ये दोनों का सेक्रीशन करता है कौन? पीनियल ग्रंथि, जिसके कारण से नींद जो होता है, नींद जो है नींद को नियंत्रित कर लेता है। क्या होता है? नींद नियंत्रण होता है। निद्रा का नियंत्रण होता है। अब नियंत्रण कर लेने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया, नींद आपको आइबे नहीं करेगा, यह नींद बहुत ज्यादा आएगा। नींद आप कितना लीजिएगा या कितना आप नींद ले पा रहे हैं, इसकी सूचना ब्रेन को यही दोनों सेक्रीशन माध्यम से पीनियल ग्रंथि को देता है और पीनियल ग्रंथि जजमेंट करने का काम करता है। क्लियर? और इसके बाद इसको एक पैकेजिंग के रूप में, इस सूचना को पैकेजिंग के रूप में स्टोर कर लिया जाता है और सेरेब्रल पेंडिकल के माध्यम से वह ब्रेन का सबसे पीछे का हिस्सा स्पाइनल कोड में भेज देता है और स्पाइनल कोड रिफ्लेक्ट एक्शन देने का काम करता है। देख लेते हैं पीनियल ग्रंथि कहाँ होता है। देखिए पीनियल ग्रंथि, ये देख रहे हैं आप, पीनियल ग्रंथि, ये हिस्सा पीनियल ग्रंथि का है, ये जो ब्लू दिख रहा है पीनियल ग्लैंड है, और यह आपका हाइपोथैलेमस है। ये आपका हाइपोथैलेमस के बगल में ही पीनियल ग्रंथि मौजूद होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। एक कार आरंभ में विराम से नियत त्वरण के साथ सरल रेखा के अनुदिश 4 सेकेंड में 20 मीटर की गति करती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करिए। कार का त्वरण ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ क्या है? टाइम दिया हुआ है, वह 4 दिया हुआ है। टाइम जो दिया हुआ है t बराबर 4 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। s बराबर आपको 20 मीटर दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? s बराबर न्यूटन गति का नियम लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर 20 दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग आपको u नहीं दिया हुआ है तो 0 इसको मान लीजिए। अगुना t का मान दिया हुआ है आपको 4, t का मान 4 दिया हुआ है, प्लस 1/2 a का मान निकालना है और t स्क्वायर जो है वह 4 × 16 हो जाएगा। क्लियर है? ई वाला तो कट जाएगा 8 बार में। अब देखिए इसका मान तो 0 ही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 20 बराबर 8a। अब a बराबर अगर लिखेंगे हम तो इससे इसको काट दीजिए, कितना बार में? 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यह एक्सेलरेशन है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह से संबंधित रखता है? पोटेशियम जो होता है वो क्षारीय मृदा धातु, देखेंगे पीरियोडिक टेबल में दूसरा आवर्त सारणी, दूसरा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का समूह नंबर 2, समूह 2 के सारे तत्व जो होते हैं, समूह होता है कौन? वर्टिकल, ऊपर से लंबवत होता है जो वाला समूह के रूप में, और ऐसे ऐसे जो होता है वो 7 आवर्त के रूप में दर्शाया गया पीरियोडिक टेबल में। तो दूसरा समूह जो है ना, दूसरा समूह के सारा तत्व जो होता है वो क्षार मृदा धातु कहलाता है, जबकि पीरियोडिक टेबल का पहला समूह जो होता है उसे क्षार धातु की संज्ञा दिया गया। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी क्षार धातु के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जबकि पोटेशियम को समूह 2 के अंतर्गत रखा गया है, अतः क्षार मृदा धातु कहा जाता है ग्रुप 2 को। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए एमिनो एसिड के निर्माण खंड होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो एमिनो एसिड के निर्माण खंड होते हैं प्रोटीन। अब देखिएगा हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, 20 प्रकार की एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है प्रोटीन के निर्माण करने के लिए। क्लियर है? जिसमें से 10 प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो शरीर स्वयं कर लेता है, और 10 वो प्रोटीन जो होता है उसका निर्माण करने के लिए जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें से, भोजन से यानी बाहर से, भोजन से हमारा शरीर एकॉर्ड कर लेता है, संग्रह कर लेता है। क्लियर है? तो
तो 20 प्रकार का एमिनो एसिड का निर्माण प्रोटीन खंड के निर्माण करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन की खोज थोड़ा सा देख लेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। खोज जे बर्जीलियस नामक विद्वान के द्वारा प्रोटीन की खोज किया गया था। और प्रोटीन जो होता है ना, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन, कभी सवाल ये भी पूछता है कि इसमें से कौन सा तत्व है जिसमें, कौन सा पोषक पदार्थ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होता है। तो 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूटने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कौन सी गैसें शीतल पेय में भरी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जल में सबसे ज्यादा घुलनशील होता है, जिसके कारण से इसका प्रयोग शीतल पेय पदार्थ, जो शीतल पेय पदार्थ पीते हैं जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सभी में शीतल पेय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा घुलनशील होता है जल में, अतः इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, शीतल पेय पदार्थ जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कभी कभी दे देता है प्रकृति स्वाद, या इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि उदासीन होता है? तो कहेंगे इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी होती है शरीर की सबसे बड़ी धमनी। और यह बाएं निलय से शुरू होता है। बाएं निलय से शुरू होता है। इस महाधमनी में केवल और केवल शुद्ध रक्त ही पाया जाता है, प्योर ब्लड ही पाया जाता है इसमें। क्लियर? अशुद्ध रक्त इसमें नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं। 13 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में सजा दीजिए। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस इसी रूप में सजाया जाता है। क्लियर? तो 1/6 प्लस 3 गो है, 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3/6। क्लियर है? 3/6, 3/6। इसको काट दीजिएगा, इससे 2 हो जाएगा। तो 1/R बराबर आ गया 1/2, तो R का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? चलिए 14 में, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वह है जॉन ई साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। इसका इस्तेमाल कब हुआ? इस पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल कब से हुआ? इस्तेमाल की बात करेंगे तो पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल जो हुआ वो 1955 ईस्वी से शुरू हो गया था। लेकिन यह पोलियो वैक्सीन जो है ना, इसको OPV, ओरल, इसको याद रखेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसे विकसित किया गया था अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अल्बर्ट साबिन ने इसे ओरल के रूप में, यानी मौखिक रूप से वैक्सीन के रूप में विकसित किया। कब? 1961 ईस्वी में किया था। क्लियर है? तो जॉन ई साल्क के द्वारा विकसित किया गया था। अब कॉनरैड ज़्यूस के बारे में देखेंगे।
ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर का निर्माण किया था। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की खोज किया था। एली व्हिटनी ने कौन सा काम किया, तो कॉटन जीन का आविष्कार किया था। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका क्या कहलाती है, तो देखेंगे पहली बात देखेंगे कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो याद हो रह जाएगा। ब्लड जो होता है ना वो दो रूपों में बटा होता है। पहला जो होता है वह होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है वह होता है ब्लड कॉर्पोसल्स के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा 60% होता है ब्लड का, जबकि ब्लड कॉर्पोसल्स 40% होता है पूरे ब्लड का। क्लियर है। अब यह ब्लड कॉर्पोसल्स जो होता है ना वो 3 भाग में बटा होता है। कितना भाग में, 3 भाग में। एक तो प्लेटलेट्स, दूसरा होता है WBC, पहले RBC को रखेंगे RBC, और तीसरा होता है WBC। क्लियर है। अब यह WBC जो होता है वह 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, जिसमें से 4 प्रकार ये देख रहे हैं आप, चारों प्रकार। एक और ऐड कर लीजिए, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है, कोई दिक्कत। न्यूट्रोफिल्स, इसमें पूछता है सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कितना कौन होता है, मोनोसाइट होता है सबसे बड़ी। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या में अगर मान पूछ देगा कि सबसे बड़ी संख्या में कौन सा होता है, तो सबसे बड़ी संख्या में जो पाया जाता है, अधिक संख्या में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, जबकि बेसोफिल्स में जो देख रहे हैं सबसे कम, ब्लड में सबसे कम पाया जाता है। ये क्लियर, कोई दिक्कत। तीनों टर्म को याद रखिएगा, सबसे कम बेसोफिल्स, सबसे छोटा भी है नाम भी बेसोफिल्स सबसे कम, जबकि मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणिका होता है, और सबसे अधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश बल्ब में सबसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे मलेरिया के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दवा जो होता है क्विनोन, एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्विनोन जो होता है ना वो सिनकोना के छाल से, सिनकोना के छाल से प्राप्त किया गया था, और सबसे पहली बार 1820 ईस्वी में इसे पेरू में प्राप्त किया जाता था। सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है, वह मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। क्लियर है। आगे है, कौन सी धातु लोहे के शुद्ध रूप होता है, तो धातु लोहे का सबसे शुद्ध रूप वह रूप होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, कार्बन की मात्रा सबसे कम। तो इसमें कार्बन की मात्रा 0.5% से लेकर 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। ढलवा लोहा हम बात करते हैं 1.7% से लेकर 3% तक होती है। क्लियर है। ग्रे ढलवा लोहा की अगर यदि जो बात करते हैं तो 2.4% से लेकर 3.8% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सफेद ढलवा लोहा में यह मान सकते हैं कि सीमेंटिया लोहा ही होता है, इसमें सीमेंट की मात्रा अतः कार्बन की मात्रा खूब पाया जाता है, कार्बन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे कमजोर जो लोहा इसमें से हो गया वो ग्रे ढलवा लोहा हो गया, पहले सफेद ढलवा लोहा, उसके बाद कमजोर, क्योंकि कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा % वो कमजोर लोहा होता है। तो पिटवा लोहा सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। क्लियर। आगे एक आपतन किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, देखिए ये है समतल रेखा, इस पर आपतित हुआ किरण अभिलंब के पास आया। क्लियर। अभिलंब से वापस मुड़ गया, परावर्तित हो गया, तो इसको कहेंगे आपतन कोण। इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को किस नाम से जाना जाता है, आपतन कोण। जबकि अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। क्लियर है। इसे परावर्तन
कोण कहा जाएगा, लेकिन इसको अपवर्तन कोण कहा जाता है, अभिलंब और अपतित किरण के बीच के कोण को। आगे है, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर के स्कंदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो हिपेरिन जो होता है ना, हिपेरिन के द्वारा इसे आसानी से रोका जा सकता है। यह हिपेरिन जो होता है ना, वो बेसोफिल्स कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। यहीं पर लिख लेंगे, बेसोफिल्स सेल यानी कोशिका के द्वारा यह स्रावित होता है। यह रुधिर प्लाज्मा में मौजूद एंटीथ्रोबिन, यह एंटीथ्रोम्बिन थर्ड जो रुधिर प्लाज्मा में होता है, रुधिर प्लाज्मा में मौजूद इसका सेक्रीशन करता है, स्रावन करता है, जिसके कारण से ब्लड थक्का शरीर में नहीं जमता है और धारा प्रवाह चलते रहता है। आगे है, सीजीएस में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10 टू द पावर 8 सीजीएस के रूप में होता है। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है फॉर्मूला? तो एफ बराबर याद रखेंगे G इंटू m1m2 बटे r स्क्वायर के रूप में फॉर्मूला को व्यक्त किया जाता है। आगे है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आधुनिक भारत में अगर कहेंगे, आधुनिक विश्व में कहेंगे तो जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। जॉन डाल्टन ने 1902 ईस्वी में कहा कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे परमाणु कहा जाता है और वह अविभाजित है। जॉन डाल्टन ने इसे अविभाज्य कण कहा, अविभाज्य कण बताया। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने जब परमाणु का मॉडल देखा और इसका अध्ययन किया, तब इन्होंने कहा कि जी नहीं, परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं होता है, बल्कि परमाणु एक भाज्य कण होता है। किसने कहा? एक भाज्य कण होता है, इसको विभाजित किया जा सकता है। और इस परमाणु से इन्होंने क्या निकाला? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ने निकाला। क्लियर? 3 रेज को इन्होंने निकाला। रदरफोर्ड ने जब सोने के पतड़ी में से, चादर में से जब कणों को गुजारा तो ऐसे में 3 गो कण विक्षेपित हुआ। क्लियर? आगे चलते। 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। बिलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। क्लियर है? अब बिलियन क्या होता है? बिलियन बराबर क्या होता है कि विलेय का द्रव्यमान, तो कह सकते हैं विलेय प्लस विलायक। द्रव्यमान समझ जाइएगा, सॉरी विलायक लिखिएगा, विलायक। अब विलायक दोनों का द्रव्यमान है, दोनों का द्रव्यमान है तो विलायक। क्लियर है? अब विलेय कितना आपको दिया हुआ है? विलेय आपको दिया हुआ है 320, बिलियन दिया हुआ है 320 और विलायक 40 दिया हुआ है। आ गया मान कितना आपका? 360। अब देखेंगे आपको कह रहा है बिलियन की सांद्रता, तब बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए, बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान अगुना 100। क्लियर? अब देखेंगे विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपको? विलेय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 40 बटे बिलियन का द्रव्यमान कितना आया? 360। क्लियर? अगुना 100। इसको इससे काट देंगे, फिर इसको 9 चौ 36 काट देंगे, यानी हम कह सकते हैं 100/9 हो जाएगा। तो आंसर आपका सी नंबर। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने दिया था? तो बर्जीलियम नामक विद्वान ने जीवन शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें भोजन का किस तरीका से हमारे भोजन में, शरीर में भोजन होना चाहिए, कैसा भोजन होना चाहिए, कितना न्यूट्रिशंस लेना चाहिए,
यही सब सिद्धांत को जीवन शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। बर्जिलियम ने प्रस्तुत किया था इसको। क्लियर। आगे दिया हुआ है समुद्री जल से शुद्ध जल को किस प्रक्रम के द्वारा निकाला जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा दो द्रव्यों को, ऐसे द्रव्यों को अलग किया जाता है जिनके बीच क्वथनांक में अंतर काफी कम होता है। ऐसे द्रव्यों को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है जिसके क्वथनांकों के बीच मान कम होता है, अंतर कम होता है, उसको आसवन विधि के द्वारा। अब फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन उस द्रव्यों को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है जिन दो द्रव्यों के बीच क्वथनांक का मान अधिक होता है। क्वथनांक अधिक वाला द्रव्य का पृथक्करण। क्लियर। और इसमें जो होता है वो क्वथनांक कम वाला, क्वथनांक कम वाले द्रव्य, कम वाला द्रव्य को अलग किया जाता है। क्लियर है। प्रभाजी आसवन और आसवन दोनों समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा टेस्ट सीरीज ये खत्म होता है, धारा प्रवाह टेस्ट सीरीज, और आप इसको रोज देखने का प्रयास कीजिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर भी करते रहिएगा। चलिए आज के सेवा को देते हैं विराम और शेष की चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आपके साथ एक नया टेस्ट लाएंगे और नए टेस्ट के साथ धारा प्रवाह सॉल्यूशन करेंगे। बाय बाय और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान निश्चित कीजिए। क्लियर।